जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, एक बार फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ की। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर की या यूपी PCS सिविल सर्विसेज की, यूपी RO ARO की, सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों की डिमांड भी थी कि जो टेस्ट सीरीज़ है सर उसको फिर से करिए। इसके अलावा देखिए चैनल पे अराउंड 35 से ज़्यादा टेस्ट जो हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने पहले ही दे दिए हैं, और वो क्वेश्चन जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जाके देखिए। और हम जो है कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दें और ये बताने की कोशिश करें कि आपको किन जो एरियाज़ हैं उन पे आपको ध्यान देना है और किन एरियाज़ को आप छोड़ भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो है आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा किस आंदोलन के दौरान जोड़ा गया था? तो आप सभी को देखिए बताने की ज़रूरत नहीं है, गांधी जी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस टेस्ट सीरीज़ में। देखिए हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इन सभी के जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे स्तर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है तो ज़्यादा इजी भी नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस ही अमूमन जो परीक्षाओं के नाम मैंने लिए हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो आपको जो है पूरी वीडियो आप देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसके अलावा देखिए जो 30 से 35 मैंने टेस्ट दिए हैं उनको भी आप जाके देखेंगे तो आपको अपनी तैयारी के लेवल का भी पता चलेगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा किस आंदोलन के दौरान जोड़ा गया था? एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। महात्मा वॉज एडेड बिफोर गांधी जीज नेम ड्यूरिंग विच जो है आंदोलन। तो इसमें जो है चंपारण, इसका जो आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा चंपारण। चंपारण के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 1917 में हुआ था। इंडिगो फार्मिंग यानी कि नील की खेती से रिलेटेड था ये। और इसमें देखिए ये जो नाम है, जो उपाधियां हैं ये पूछी जाती हैं, खास करके जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस है, इस तरीके के लीडर्स हैं उनके बारे में। तो देखिए बापू इनको कहा गया था, बता देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस द्वारा बापू कहा गया था। फादर ऑफ नेशन भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही कहा गया था। और ये जो महात्मा की उपाधि है जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही है, ये कहा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ये दी गई थी चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था और ये नील खेती से रिलेटेड था। और यहीं से देखिए फर्स्ट सत्याग्रह भी गांधी जी ने अपना शुरू किया था इंडिया में आके। इसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग स्थापित किया गया था? तो देखिए प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो प्लानिंग कमीशन ने काफ़ी बड़ा रोल अदा किया है इंडिया की डेवलपमेंट में। तो ये देखिए इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। अब इस क्वेश्चन से आप थोड़ा सा किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, नीति आयोग पे भी ध्यान देना है। नीति आयोग की जो है डेट आपसे पूछी जा सकती है, ईयर तो आपसे पूछा ही जा सकता है। तो 2015 में नीति आयोग बना था। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी जान लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये भी एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए नीति आयोग के CEO जो है करंटली, उनकी बात कर लेते हैं, वो है परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो है अभी करंट CEO है। और जो चेयरमैन होता है नीति आयोग का, वो आप सभी लोगों को पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है। फर्स्ट जो CEO थे नीति आयोग के वो थे अरविंद पनागरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट और करंटली चीज़ें पूछी जा सकती हैं, चेयरमैन पूछा जा सकता है और डेट इसकी पूछी जा सकती है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। नीति आयोग की डेट जो है आपको 1 जनवरी 2015 जो है याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय विश्वविद्यालय 1857 में कहाँ खोला गया था? अब देखिए एक वीडियो मैंने आपको कराई थी जहाँ पे मैंने एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कमीशंस रहे हैं उनको बताया था। उसमें एक कमीशन था वुड्स डिस्पैच, आप सभी को पता होगा वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था। ये डेट वगैरह जो है आपको याद करनी है, बिल्कुल क्वेश्चन ये आ सकता है। वुड्स डिस्पैच जो है 1854 में आया था और उसी की रिकमेंडेशन पे ये जो विश्वविद्यालय है, भारतीय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खोली गई थी। तो देखिए पहली इंडियन यूनिवर्सिटी जो 1857 में खोली गई थी वो है कोलकाता यूनिवर्सिटी इसमें फर्स्ट थी। इसके अलावा और भी खोली गई थी, लेकिन पहली जो थी कोलकाता थी। दूसरी और क्या क्या थी, एक तो बॉम्बे में खोली गई थी और एक मद्रास में खोली गई थी।
और देखिए बूट्स डिस्पैच के अगर रिकमेंडेशन थोड़े बहुत आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, इसमें इंग्लिश प्लस जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, वर्नाकुलर मतलब जो हमारी देशी भाषा है या जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें हाई स्कूल और प्राइमरी में जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशंस थी। और कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए, ये रिकमेंडेशंस थी वुड्स डिस्पैच की। इसके अलावा वीमेन जो है, जो महिलाएं हैं, उनकी जो है एजुकेशन की बात भी इस पर कही गई थी और वोकेशनल एजुकेशन की बात भी वुड्स डिस्पैच में की गई थी। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यही चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में जो है घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। आपने अगर वो कमीशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेंगे, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब नालंदा विश्वविद्यालय देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, किस निम्नलिखित शासक के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ था? तो देखिए भारत की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खास करके UPHSC जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, और UP PCS वगैरह स्टेट PCS में तो ऐसे क्वेश्चन जो है अमूमन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, किसके शासनकाल में ये जो है विकसित हुआ था? तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नालंदा जो हुआ था वो बेसिकली देखिए जो कुमारगुप्त फर्स्ट है, जो कुमारगुप्त फर्स्ट है, तो इसमें देखिए जो मैं बता रहा था आपको, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली बनवाई गई थी कुमारगुप्त फर्स्ट द्वारा। कुमारगुप्त फर्स्ट जो है गुप्ता डिनेस्टी के एक रूलर थे, काफ़ी फेमस रूलर हैं। और इसमें जो है आंसर रहेगा, पहले देखिए गुप्ता डिनेस्टी ने इसमें काफ़ी पैट्रोनेज अदा की थी, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो हर्ष है, तो हर्ष आप करेंगे। और इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, जो कुमारगुप्त फर्स्ट है, जो भी UP PCS वाले, जो स्टेट PCS की तैयारी वाले एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। कुमारगुप्त का जो है नाम महेंद्र आदित्य भी था, ये आप कहीं ना कहीं लिख लेंगे। महेंद्र सिन्हा भी इनको बोला जाता था, अश्वमेधा महिंद्रा भी इनको बोला जाता था। और इसके अलावा देखिए शाक आदित्य भी कुछ जो है हिस्टोरियंस जो है उनके द्वारा कुमारगुप्त फर्स्ट को बोला जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है अराउंड 5th सेंचुरी में इस्टेब्लिश की गई थी। और ये देखिए 3 बार तोड़ी गई, 2 बार तोड़ के तो इसको बनवा दिया गया था, लेकिन तीसरी बार इसको जो है तोड़ दी थी, अबैंडन कर दी गई थी। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी, जिसने कि 1193 में इसको नष्ट कर दिया था, इसकी किताबें जला दी थी। जो मॉन्क्स वहाँ पे पढ़ते थे उनको भी बेसिकली मार दिया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा, 1193 की बात है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है? तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। नॉट पूछा गया है, ह्यूमन एरर आपको एग्जाम में नहीं करना है, नॉट वाली चीज़ें देख लीजिए, क्वेश्चन बार बार पढ़ लीजिए। अब देखिए इसका जो आंसर रहेगा, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब जो है इनडायरेक्ट टैक्स के जो हैं एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इसमें जो एक्सपेंडिचर टैक्स है, व्यय टैक्स है, ये बेसिकली डायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा। तो इसमें जो आंसर रहेगा व्यय टैक्स या एक्सपेंडिचर टैक्स आपका रहेगा। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बेसिकली डायरेक्ट टैक्स अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स लगता है सीधा पर्सन के ऊपर, और वो किसी पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, और जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्स के अंडर आएंगे। तो देखिए एक ट्रिक है इनको याद करने की, थोड़ा सा वी यानी कि हम, प्रो, CO और इन करके आप इसको याद कर सकते हैं। V फॉर वेल्थ टैक्स, प्रो मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, CO मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, और आई इन मतलब इनकम टैक्स। ये सब जो है डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं, V प्रो को इन। और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा आ जाता है? एक्सक्यूज़ मी, ये देखिए ट्रिक है एक, एक्सक्यूज़ मी। और इसमें देखिए एक्साइज ड्यूटी, CU फॉर कस्टम ड्यूटी, SE से आ जाएगा सर्विस टैक्स। इसके बाद में M से आ जाएगा, जहाँ पे हम ME की बात करें तो मार्केट टैक्स या वैट जिसको हम बोल देते हैं। और E से आ जाएगा एंटरटेनमेंट टैक्स। और इसके बाद में देखिए सेल्स टैक्स भी इसमें आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में सेल्स टैक्स भी आता है। तो देखिए अगर हम जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेल्स टैक्स का एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें जो है जैसे होटल में हम जाते हैं या कहीं दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो कस्टमर है उससे ये टैक्स लिया जाता है, और जो होटल ओनर है वो किसको दे दिया जाता है? वो गवर्नमेंट को जमा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स काम करता है। ये कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स जो है सब इनडायरेक्ट टैक्स की
ही कैटेगरी में आते हैं, जबकि एक्सपेंडिचर टैक्स जो है सीधा पर्सन पे लगता है। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स जो है सब ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। तो होपफुली एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहेगी। आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी है और सिविल सर्विसेज में भी ये आ जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय किस निम्नलिखित शहर में स्थित है? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो देखिए इसका आंसर टोक्यो है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पे आपको घबराना नहीं है। आपको जो है अगर पता है तो आप लगाइए, नहीं तो आप जो है इन क्वेश्चंस पे थोड़ा रिस्क ले भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे अधिक संख्या वाले लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए, लैंग्वेज स्पोकन बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज। इस तरह का क्वेश्चन जो है पीसीएस का बहुत फेवरेट होता है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो मैंड्रीन को बोलते हैं। देखिए, मैंड्रीन जो है एक तरीके की चाइनीज़ लैंग्वेज ही हम कह सकते हैं। तो इसमें आप याद कर लीजिए, आप जो है अगर इंटरनेट पे देखेंगे अलग अलग आंसर इसमें होंगे, कहीं पे अंग्रेजी को दिखा रखा होगा, लेकिन आंसर इसका मैंड्रीन है। और ये जो है मैंड्रीन सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद में स्पेनिश बोली जाती है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे इंग्लिश है और चौथे नंबर पे हिंदी आती है। तो इसमें अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में जो है अगर हम उर्दू को एक्सक्लूड कर देते हैं जब चौथे नंबर पे हिंदी आती है। और ये देखिए 345 मिलियन लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है, जबकि अगर हम मैंड्रीन की बात करें जो सबसे पहले नंबर पे, वो है 940 मिलियन या 939 मिलियन आप कह लीजिए, उतने लोगों द्वारा मैंड्रीन बोली जाती है। इसमें स्टैंडर्ड चाइनीज़ वगैरह आती है और अदर जो डायलैक्ट्स हैं चाइनीज़ के उनको हटा दिया जाता है। तो काफ़ी बड़ा नंबर है जो कि मैंड्रीन जो है बोली जाती है लोगों द्वारा। तो इसको आप याद रखेंगे, एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए, ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? इसका आंसर रहेगा मंडेला। मंडेला ने ये किताब लिखी थी, स्ट्रगल इन माई लाइफ। इसके बाद में देखिए 9th क्वेश्चन है, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो आप सभी को पता है, इस तरीके के हल्के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में। इसका जो आंसर रहेगा, हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जा रहा है अभी, तो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो भी क्वेश्चन हैं थोड़ा सा आप उन पर ध्यान देंगे। इन्होंने कहा था केवल खून ही है जो आज़ादी की कीमत चुका सकता है, ये इन्होंने बोला था लगभग 1944 में बोला था इन्होंने ये, और ये जो है बर्मा में इन्होंने बोला था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं कि जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, या फिर जो है डू एंड डाई, इस तरीके के जो हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि किसने ये बोला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल डिसेबल्ड डे जो है कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिवस से। इसका जो आंसर रहेगा, देखिए ऑप्शंस इसमें सारे गलत हैं, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डिसेबल्ड डे या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, इसको आप ध्यान देंगे। तो अन्य जो भी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आंध्र दिवस या जो है यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे, इस तरीके योगा डे, ये सब एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, भारत में पहली बार पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी को किस निम्नलिखित राज्य में स्थापित किया गया था? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, तो आंसर तो इसका रहेगा, आपको लग रहा होगा केरल या कर्नाटक में से कोई रहेगा, लेकिन उड़ीसा इसका आंसर है। पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी जो पहली खोली गई थी उड़ीसा। लेकिन इस क्वेश्चन से हम ये चीज़ें सीख सकते हैं कि पहली बार जो चीज़ें हो रही हैं हेल्थ की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, और जो थोड़ा मोटे तौर पे हो रही हैं, इस तरीके के करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हेल्थ की फील्ड में कहीं पे जो है कोई यूनिवर्सिटी जो कि अपने आप में अलग है, तो उस तरीके की चीज़ों को हमें ध्यान देना है करंट अफेयर्स में। एजुकेशन से रिलेटेड कोई नया इनिशिएटिव है या कोई मिशन है जो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि बैंक दर क्या है? इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, आपके सिविल सर्विसेज में और यूपीएचएससी में दोनों में ही इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए बैंक दर जो है वो क्या है, इसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। तो देखिए बैंक रेट इज़ द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। तो ये आंसर रहेगा। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो है बैंक रेट और एक चीज़ होती है रेपो रेट। तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। बेसिकली देखिए रेट जो है ये इंटरेस्ट रेट है,
ये जो है इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दर है। अब देखिए अगर बैंक रेट की बात करें तो सबसे पहले समझ लीजिए कि बैंक रेट आरबीआई द्वारा दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स को, जो भी बैंक्स हैं जो आपने देखे हैं कमर्शियल बैंक्स को ये दिया जाता है। लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि ये विदाउट सिक्योरिटी दिया जाता है, कोई सिक्योरिटी या कोलेट्रल नहीं लिया जाता। आरबीआई द्वारा, जो हमारी सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा कोई सिक्योरिटी या कोई बॉन्ड नहीं लिया जाता है बैंकों से और लोन दे दिया जाता है कुछ इंटरेस्ट पे। अब इसमें देखिए ये जो आरआर है यानी कि रेपो रेट है, इसमें कोलेट्रल लिया जाता है, यानी कि सिक्योरिटीज़ ली जाएगी या बॉन्ड लिया जाएगा कि भाई आप लोग हमें कोई कोलेट्रल दीजिए, कोई अपनी संपत्ति का जो है कागज़ दीजिए, कोई सिक्योरिटी का कागज़ दीजिए जो आपके पास पड़ी है, या कोई एग्रीमेंट का कागज़ लेंगे और तब इनको किसी इंटरेस्ट रेट पे जो है पैसे दिए जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए रेपो रेट में कोलेट्रल, सिक्योरिटी, बॉन्ड ये सब लिया जाता है, जबकि जो है बैंक रेट में कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी कोलेट्रल नहीं लिया जाता। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये देखिए इसमें अंतर कभी ऐसा स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकता है कि बैंक रेट जो है वो हमेशा रेपो रेट से हाई रहता है। हाई का मतलब है अगर मान लीजिए जो है रेपो रेट 7 की दर से दिया जा रहा है या अराउंड 7 ही आप मान लीजिए 7% की दर से इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, तो जो बैंक रेट है वो लगभग 7.5 रहेगा या 7.25 रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो बैंक रेट जो है हमेशा ज़्यादा रहता है रेपो रेट से। अंतर सिर्फ छोटा सा है कि सिक्योरिटीज़ ली जाती हैं रेपो रेट में, जबकि सिक्योरिटीज़ नहीं ली जाती हैं बैंक रेट में। और देखिए ये जो बैंक रेट है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, लगभग इसका जो टाइम फ्रेम रहता है वो 28 दिन का रहता है। रेपो रेट जो है 1 दिन के लिए दिया जाता है, इसका टाइम फ्रेम 1 दिन का रहता है। तो लिक्विडिटी अगर बढ़ानी है मार्केट में, लिक्विडिटी का मतलब अगर पैसे की थोड़ी कमी लग रही है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू पैसे की लिक्विडिटी बढ़ानी है मार्केट में, तो रेपो रेट जो है रेपो रेट पे पैसे दे दिया जाएगा आपको शॉर्ट टर्म के लिए, जबकि बैंक रेट के लिए 1 आध महीने के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे दिया जाएगा बैंक की ज़रूरत को देखते हुए। तो होपफुली लगता है मुझे आप इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाएंगे, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इस तरीके के प्रश्न है जो हमारे इंडियन जो कल्चर की जो विशेषताएं हैं वहाँ से पूछा जा सकता है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आयुर्वेद, तो इसका जो आंसर रहेगा फादर ऑफ आयुर्वेद बोला जाता है चरक को। चरक ने देखिए चरक संहिता भी लिखी थी, इसमें इन्होंने डिफरेंट जो है प्लांट्स के टाइप बताए हैं। अराउंड 340 जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनके टाइप्स बताए इन्होंने, 200 जो है एनिमल्स के टाइप्स बताए हैं। तो इन्होंने चरक संहिता में ये सारी चीज़ें बताई हैं और इनको चरक को ही आयुर्वेद का पिता माना जाता है। अब देखिए और जो नाम दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। सुश्रुत जो है, तो देखिए सुश्रुत को कहा जाता है पहला फिजिशियन, भारत का पहला एंशिएंट फिजिशियन बोला जाता है। फिजिशियन मतलब शल्य चिकित्सक या सर्जरी का फादर भी इनको बोला जाता है। तो सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी अगर कहीं पे आता है तो वो आप सुश्रुत लगाएंगे। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी। याद रखने के लिए एस फॉर सुश्रुत, एस फॉर सर्जरी, तो इसको आप याद रखेंगे। पतंजलि आपको पता है योगा फिलॉसफी के फाउंडर हैं। और धन्वंतरी जो हैं ये देखिए गॉड ऑफ हिंदू मेडिसिन माना जाता है इनको, भारतीय जो दवाइयाँ हैं उनके भगवान इनको माना जाता है धन्वंतरी को। तो इसलिए ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। भारत की जो है कल्चरल विशेषताओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन से निम्नलिखित हिस्से होते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको ध्यान देना है, कंप्यूटर प्रोसेसर की बात हो रही है। तो CPU बेसिकली कंप्यूटर प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, तो एक तो देखिए इसमें मेन मेमोरी होगा और स्टोरेज होगा। मेन मेमोरी मतलब जो आपका रैम आएगा और स्टोरेज में बेसिकली रोम आएगा। तो यही पार्ट होता है जो हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर होता है। तो रैम एंड रोम इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा सी रहेगा, मुख्य स्मृति और भंडारण, ये आपको ध्यान रखना है। इसको मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है, यानी कि रैम भी बोला जाता है। DVD एक उदाहरण है। अब देखिए ये क्वेश्चंस आपको लग सकते हैं कि काफ़ी आउटडेटेड हो गए हैं, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो DVD की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जैसे कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है। ये जो है आपका UPSC में पूछा जा सकता है फुल फॉर्म तो। और अगर बहुत ही ज़्यादा ईजी आ गया तो किसी सिविल सर्विसेज के जो स्टेट सिविल सर्विसेज है वहाँ भी पूछा जा सकता है। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्टिकल डिस्क रहेगा। ऑप्टिकल डिस्क बेसिकली देखिए जहाँ जैसे कि ऑप्टिकल आपको पता है कि लाइट से ये संबंधित है। तो देखिए लाइट के प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं,
ये डिस्क जो होते हैं लाइट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये डीवीडी जो है बेसिकली एक स्टोरिंग डिवाइस ही होती है। आपने देखा होगा सीडी, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क जो है, ये सब ऑप्टिकल डिस्क के ही एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसमें देखिए जो और ऑप्शंस दे रखे हैं, ठोस अवस्था भंडारण युक्ति यानी कि सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस जो है, इसमें जैसे आपका मेमोरी कार्ड पहले यूज़ करते थे, अब तो जो है मोबाइल्स की मेमोरी ही काफ़ी आने लगी, 128 GB और 64 GB इस तरीके से आने लगी है। लेकिन पहले मेमोरी कार्ड का यूज़ किया जाता था, अब भी करते हैं कुछ लोग। तो ये सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस में आता है। आउटपुट डिवाइसेस में आपको पता ही है, ऐसी डिवाइसेस जो बेसिकली हमें आउटपुट देने का काम करती हैं। तो वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होती हैं, यानी जैसे कि मॉनिटर हो गया या हमारा प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस में आएगा। हार्ड डिस्क तो आपको पता ही है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं, कंप्यूटर में भी होती हैं, तो उसको आप ध्यान, कंप्यूटर में भी होंगी, कंप्यूटर में ही होती हैं ऑब्वियसली, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसका। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी? कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा आउटडेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अभी के तौर पे पूछा जा सकता है, खास करके यूपीएचएससी के एग्जाम में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, अभी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, दिसंबर 2022 तक का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। तो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप याद रखेंगे भारत में। और इसमें देखिए यूपी की अगर बात करते हैं तो यूपी में 6 हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो पूछा जा सकता है। 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके आपको नाम भी पता होने चाहिए। पूछा जा सकता है ऑप्शंस देके कि इन ऑप्शंस में से कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है यूपी की, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो आप एक बार देख लेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यूपी की। इसके बाद में देखिए 17th क्वेश्चन है, पॉलिटी से क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर ए पर्टिकुलर बिल इज ए मनी बिल और नॉट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और मनी बिल से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन तय करता है कि एक विशेष विधायक धन विधेयक है या नहीं? तो देखिए धन विधेयक के बारे में ज़्यादातर जो पावर्स होती हैं, मोस्टली सारी पावर्स ही लोकसभा के पास में रहती हैं। तो इसमें लोकसभा का अध्यक्ष ही ये डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है कि नहीं है। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है डिसाइड करता है मनी बिल के बारे में। तो आंसर रहेगा बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी एग्जाम में, खास करके जो है स्टेट्स के सिविल सर्विसेज में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और यूपीएचएससी में भी आपको मिल जाएंगे देखने को। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल लोकायुक्त का कार्यालय निम्नलिखित में किस पर आधारित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर रहेगा स्कैंडिनेविया का लोकपाल या ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेविया, इसका आंसर रहेगा। अब देखिए ये जो स्कैंडिनेविया, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत कर रहा था, इंग्लिश के हिसाब से अगर मैं करूँ तो ये है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ जो है बेसिकली अपर यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, अपर यूरोप रीजन जो है, जिसमें कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क सबसे प्रमुख रूप से आते हैं। इसके अलावा फिनलैंड, आइसलैंड और फैरियो आइलैंड को भी इसमें जोड़ लिया जाता है। तो मतलब 6-7 जो कंट्रीज़ हैं, इसको स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ भी बोला जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप इसको। अब देखिए ये एक थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इलाहाबाद में अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो टोक्यो में क्या समय होगा? अब इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको कॉमन सेंस से भी करने हैं, थोड़ा सा इसमें आपका लॉजिक भी लगेगा, कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो देखिए व्हेन देयर इज 12 नून इन द इलाहाबाद द टाइम ऑफ टोक्यो वुड बी। तो अभी मान लीजिए 12 बजे हुए हैं, तो टोक्यो में क्या टाइम होगा? अब देखिए हम कुछ चीज़ें साफ होनी चाहिए हमारे माइंड में। हम एक तो इक्वेटर के थोड़ा ऊपर रहते हैं, तो हम इसलिए हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स हमारे नॉर्थ लिखा जाता है उनमें, यानी कि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ जो लिखा जाता है वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फेयर में है। इसके अलावा देखिए 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट जो लिखा जाता है, जो ईस्ट लिखा जाता है वो इसलिए है क्योंकि हमें ईस्टर्न साइड माना जाता है, और जो ये अमेरिका की साइड होगी या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई हैं, अफ्रीका हो गया, ये सब वेस्टर्न साइड्स माने जाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि टोक्यो की हमें थोड़ी सी पोजीशन पता होनी चाहिए। टोक्यो बेसिकली जापान की राजधानी है और ये हमारे भी ईस्ट में पड़ता है। मान लीजिए इंडिया है तो ये यहाँ पे मान लीजिए ये टोक्यो है। इस तरीके चाइना को जब आप क्रॉस कर देंगे तो टोक्यो थोड़ा सा इधर जाके जो चाइना सी है, चाइना सी के ऊपर पड़ता है। तो आप मान सकते हैं कि ईस्ट साइड में होता है हमारे। तो हमारे पास में अगर तो देखिए इसमें जो हमारा जो टाइम है लगभग 12, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 बजे हुए हैं। तो जो टोक्यो है वो तो हमारे भी ईस्ट में है, तो हमारे ईस्ट में होने की वजह से
यहाँ से जो है मीन टाइम लिया जाता है, GMT आपने लिखा हुआ देखा होगा अपने फ़ोन में या कहीं पे। तो ये होता है ग्रीन मेरिडियन टाइम जो है, जो ग्रीनविच नियर लंदन से निकलती है। हमारी कंट्री यहाँ पे है, लगभग 5.5 घंटे जोड़ दिए जाते हैं टाइम में। और टोक्यो हमारे भी ईस्ट में है, तो लगभग ये देखिए टोक्यो का जो हमारा टाइम है वो 82 डिग्री 5 से लिया जाता है। इलाहाबाद से निकलती है ये लाइन बेसिकली, अगर यूपी की बात करें तो। और इसमें जो है अगर जापान की बात करें तो हमारे ईस्ट में है, और लगभग जो है इसका जो रहेगा वो 139 यानी कि 140 डिग्री रहेगा। तो करीब जो भी डिस्टेंस बैठता है उसको आप 4 से गुणा कर दीजिए, लगभग 3 घंटे कुछ मिनट बैठेगा। तो हमारा टाइम जो है 12 है, तो लगभग टोक्यो का 12:30 बजे बैठेगा। 12:30 बजे दोपहर के बाद जो है आपका आंसर सही रहेगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि हमारी जो इंडिया से लाइन निकलती है, जहाँ से हम अपना टाइम जोन सेट करते हैं, वो यूपी में कहाँ से निकलती है, तो मिर्ज़ापुर से निकलती है। और कौन कौन से स्टेट से निकलती है, तो इसको याद करने का तरीका मैंने बनाया है मौका। आपको मौका याद रखना है, MOUCA। M फॉर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, O फॉर उड़ीसा, U फॉर यूपी, C फॉर छत्तीसगढ़, A फॉर आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप इमेज भी इसकी देख लेंगे कहाँ से निकल रही है। और देखिए इस टेस्ट सीरीज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन वो है, अपनी ही धुरी पर एक रोटेशन के लिए पृथ्वी द्वारा लिया गया सही समय क्या है। एग्जैक्ट टाइम पूछा गया है, द एग्जैक्ट टाइम बाय अर्थ फॉर द सिंगल रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो देखिए एक्सिस होती है, अर्थ जो है थोड़ा सा एक्सिस जो है थोड़ी सी इलिप्टिकल शेप है अर्थ की, और एक्सिस जो है अराउंड कुछ डिग्रीज रहता है इसमें। तो ये इसका जो है टाइम पीरियड कितना है, 24 घंटे नहीं होता है पूरा, इसका टाइम पीरियड होता है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड्स। तो इसका आंसर रहेगा 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड्स। तो ये इसका सही आंसर है। तो दोस्तों यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को देख के आप थोड़ा जांचिए अपने आप को। आप जो है देखिए कि आपकी तैयारी कौन से स्तर पे है, और इस तरीके के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आएंगे। UPSC की बात करें या किसी भी स्टेट सर्विसेज की बात करें। इसी के साथ में दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है, राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी जो पेपर्स हैं, जो टेस्ट मैंने कराए हैं अराउंड 35 टेस्ट, वो आप जाके देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, थैंक यू।